नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात चुनाव 2022 पीएम मोदी की धुआंधार रैली और इस तारीख को हो सकता है चुनाव का ऐलान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोई भी पार्टी आ जाए परेशानी नहीं, गुजरात में गरजे जेपी नड्डा, कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 80 करोड़ भारतीयों को हर महीने मिल रहा 5 किलो अनाज, फ्री राशन योजना को बढ़ा सकती है सरकार। चौथी खबर में जिक्र होगा कि खत्म होगा इंतजार, 1 अक्टूबर को लॉन्च हो सकती है 5G सेवाएं, पीएम मोदी कर सकते हैं इसकी शुरुआत। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र पाकिस्तान का, आर्थिक संकट से गुजर रहा पाकिस्तान, शहबाज सरकार का खेल खत्म, शेख राशिद अहमद का बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव, पीएम मोदी की धुआंधार रैलियां और इस तारीख को हो सकता है चुनाव का ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे देश के लोगों की दिलचस्पी देखी जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 सितंबर को गुजरात के प्रवास पर रहेंगे और इस दौरान वो सूरत और अहमदाबाद में तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से विधानसभा चुनाव का ऐलान 15 अक्टूबर के आसपास हो सकता है। 2017 में चुनाव की घोषणा 25 अक्टूबर को किया था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनावों की घोषणा कुछ दिन पहले हो सकती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोई भी पार्टी आ जाए परेशानी नहीं, गुजरात में गरजे जेपी नड्डा, कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। गुजरात में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और जेपी नड्डा ने राजकोट में जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित किया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद वो मोरबी में विशाल रोड शो में शामिल हुए और यहां उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी आ जाए, गुजरात में भाजपा को कोई परेशानी नहीं है और कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ भारतीयों को हर महीने मिल रहा है 5 किलो फ्री अनाज और फ्री राशन योजना को और आगे बढ़ा सकती है सरकार। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारतीयों को हर महीने 5 किलो अनाज फ्री में दिया जा रहा है, जो सितंबर के अंत तक समाप्त हो जाएगी। हालांकि गरीब कल्याण योजना को केंद्र सरकार जल्द बढ़ा भी सकती है और अभी 80 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत 5 किलो गेहूं या चावल दिया जा रहा है और इसकी लागत करीब $44 बिलियन है। मोदी सरकार कोरोना वायरस महामारी के दौरान अप्रैल 2020 से हर महीने करीब 1.5 ट्रिलियन रुपए फ्री राशन देने पर खर्च कर रही है और इस योजना को महामारी के दौरान अनाज सब्सिडी के रूप में शुरू किया गया था और वित्त मंत्रालय इस योजना को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये बजट पर इसका दबाव अधिक है। लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें कि मोदी सरकार गरीबों के लिए इस योजना को आगे बढ़ा सकती है। तो दोस्तों, क्या आप भी मोदी सरकार के इस फैसले से खुश हैं? हाँ या ना में राय बताइए। वीडियो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। खत्म होगा इंतजार, 1 अक्टूबर को लॉन्च हो सकती है 5G सेवाएं और पीएम मोदी कर सकते हैं इसकी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद से देश के सभी लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है और आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि इसका इंतजार खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी 1 अक्टूबर को 5G सेवाओं को लॉन्च कर सकते हैं। अक्टूबर में ही कई शहरों में 5G सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी और दोस्तों, इसके अलावा सेवाओं के लॉन्च होने के साथ ही अक्टूबर में कई शहरों में 5G सेवाएं ग्राहकों के लिए उपलब्ध भी कराई जाएंगी और इसके लॉन्चिंग प्रोग्राम में टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के सारे दिग्गज मौजूद रहने की उम्मीद की जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आर्थिक संकट से गुजर रहा पाकिस्तान, शहबाज सरकार का खेल खत्म, शेख राशिद अहमद का बयान। जी दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व आंतरिक मंत्री शेख राशिद अहमद ने रविवार को पाकिस्तान में बिगड़ती आर्थिक व्यवस्था के लिए शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब इस सत्ताधारी सरकार का खेल खत्म हो गया है। अहमद ने ट्विटर पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट शासकों के भ्रष्टाचार के 150 संदर्भों को बहाल करेगा और ऊपर वाले की इच्छा। उन्होंने आगे कहा कि NAB संशोधन को अमान्य कर दिया जाएगा और 1 करोड़ विदेशी पाकिस्तानियों को वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है और इससे शहबाज सरकार का खेल खत्म हो जाएगा, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अरविंद केजरीवाल ने गिराया पुलिस का मनोबल,
गुजरात के 30 पूर्व डीजीपी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की शिकायत। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुजरात के 30 पूर्व डीजीपी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लिखित शिकायत की है और इन पूर्व पुलिस अधिकारियों ने राष्ट्रपति को भेजे पत्र में अहमदाबाद में ऑटो रिक्शा में यात्रा करने के मामले का जिक्र करते हुए लिखा कि अरविंद केजरीवाल के बयान से पुलिस फोर्स के मनोबल को चोट पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला राजनीतिक फायदा लेने के लिए उठाया गया। गुजरात पुलिस के पूर्व प्रमुखों ने अपनी चिट्ठी में आगे लिखा कि अरविंद केजरीवाल खुद को एक राजनीतिक शहीद के रूप में पेश करने का इरादा रखते हैं। उनकी इस कोशिश ने न केवल गुजरात राज्य में बल्कि पूरे देश में पुलिस बल को एक तमाशा बना दिया है और इसने उनके मोराल को कमजोर किया है और इन पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की गुजारिश की। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में अपनी 2 दिनी गुजरात यात्रा के दौरान 12 सितंबर को अहमदाबाद में एक ऑटो रिक्शा चालक के घर पर डिनर किया था। ऑटो चालक उन्हें उस 5 सितारा होटल से लेकर गया था जहां वो ठहरे थे। इस दौरान गुजरात पुलिस ने केजरीवाल को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ऑटो में जाने से रोकने का प्रयास किया और इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों के बीच नोकझोंक देखी गई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला, शराब घोटाले के सबूत उड़ा देंगे केजरीवाल की नींद, जनता के बीच जाने लायक नहीं बचेंगे। जी हाँ दोस्तों, भाजपा ने आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कट्टर बेईमान करार देते हुए उन पर आरोप लगाया कि उनके भ्रष्टाचार के एक के बाद एक प्रमाण सहित खुलासे हो रहे हैं और केजरीवाल जनता के बीच जाने लायक नहीं बचेंगे। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा ने दिल्ली में केजरीवाल के भ्रष्टाचार को उजागर करना शुरू कर दिया है और उन्हें जनता के सवालों से बचने का मौका नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि एक स्टिंग ऑपरेशन में स्पष्ट हो चुका है कि केजरीवाल किस तरह से वसूली करते हैं, काला धन किस तरह अर्जित करते हैं और किस तरह जनता को लूटा जाता है। इंडो स्प्रिट कंपनी के केस को सब जानते हैं। उन्होंने L7 जोन 9 के ठेकेदार करमजीत सिंह लांबा के साथ केजरीवाल की कई तस्वीरों को साझा करते हुए कहा कि ये दोनों 2 जिस्म एक जान है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लंपी वायरस पर गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, विधानसभा मार्च से पुलिस ने रोका तो हिंसक झड़प। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में बीजेपी गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है और दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा कूच के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया भी प्रदर्शन में मौजूद रहे और बीजेपी लंबी वायरस का मुद्दा उठाकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेर रही है। इस प्रदर्शन में ताजा अपडेट यही है कि पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा मार्च से रोक लिया है। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन की तैयारी सोमवार को ही कर ली गई थी और सोमवार को बीजेपी ने एक बैठक की थी जिसमें यह तय किया गया था कि जयपुर सहित आसपास के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी नेता विधानसभा की तरफ कूच करेंगे और इसके साथ ही सदन के बाहर के साथ साथ पार्टी विधायक सदन के अंदर भी लंपी और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी की बड़ी बैठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मिशन 2024 के लिए संगठन की टटोलेंगे नब्ज। उत्तर प्रदेश से आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मंगलवार को पार्टी कार्यालय पर पहली बार संगठन समीक्षा करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी पहली बार संगठन की बैठक लेंगे। सभी प्रकोष्ठों के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक करेंगे, उनसे फीडबैक लेकर आगे की कार्य योजना तैयार करेंगे। कहा जा रहा है कि नए अध्यक्ष के बाद अब प्रदेश कार्यकारिणी में भी बदलाव होगा और इससे पहले आज ये समीक्षा बैठक होने जा रही है। प्रदेश कार्यकारिणी में कुछ नए नेताओं की एंट्री होगी और पुराने सदस्यों को दूसरे कार्यों में लगाया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या अब इस राज्य में गिर जाएगी गैर भाजपा सरकार? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का सनसनीखेज दावा। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में टीआरएस सरकार के गिरने की राजनीतिक भविष्यवाणी की गई है। भाजपा तेलंगाना के अध्यक्ष और सांसद बंदी संजय कुमार ने सोमवार को दम्मईगुड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री
के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार पर हमला बोला और कहा कि राज्य सरकार वेंटिलेटर पर है और जल्द ही ये सरकार गिर जाएगी। बता दें कि तेलंगाना भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने मेडचल निर्वाचन क्षेत्र में पदयात्रा निकालने के बाद जनता को संबोधित किया। समाचार एजेंसी के मुताबिक जनसभा को संबोधित करते हुए संजय ने जवाहर नगर में डंपिंग यार्ड के मुद्दे पर केसीआर सरकार पर हमला बोला और दावा किया कि टीआरएस सरकार वेंटिलेटर पर है। उन्होंने कहा कि टीआरएस सरकार वेंटिलेटर पर है और सरकार गिर जाएगी। डंपिंग यार्ड की समस्या लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में शिवमोगा में आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार, बम धमाकों का था बड़ा प्लान। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। शिवमोगा में मंगलवार को पुलिस ने एक बड़े बम धमाके की साजिश को नाकाम कर दिया। आईएसआईएस से जुड़े 3 आतंकवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोप लगाया कि गिरोह के सदस्य विस्फोटक की खरीद की प्रक्रिया में थे और उनकी योजना पूरे राज्य में धमाका करने की थी। पुलिस ने स्वतः ही शिमोगा निवासी सारिक माजी और सईद यासीन के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस प्राथमिकी के मुताबिक गिरोह के सदस्य इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों को बढ़ाने की योजना बना रहे थे, जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ है। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र मंगलवार को संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि तीनों के इस्लामिक स्टेट से संबंध हैं और उनकी गतिविधियों की गहन जांच की जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत को हाइब्रिड वॉर के लिए रहना होगा तैयार, वायुसेना प्रमुख ने दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने मंगलवार को कहा कि हमारे पड़ोस में माहौल आदर्श स्थिति से काफी दूर है, इसीलिए हमें हाइब्रिड वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें अपने विरोधियों पर तकनीकी बढ़त बनानी होगी। आर्थिक प्रगति को घरेलू सैन्य क्षमताओं से जोड़ने की आवश्यकता है। यहाँ भारत रक्षा सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि देश को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। विशिष्ट चुनौती हाइब्रिड युद्धों से है और देश को इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीव्र आर्थिक विकास ने देशों को सैन्य प्रौद्योगिकी और उससे संबंध अनुसंधान और विकास में भारी निवेश करने की अनुमति दी है। स्वदेशी अनुसंधान, हथियार व नेटवर्किंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका, रूस या चीन नहीं है भारत, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने क्यों कही ये बात। दोस्तों, सरसंचालक मोहन भागवत का कहना है कि विकास के लिए भारत को किसी दूसरे देश की नकल करने के बजाय भारत बनकर ही रहना होगा। और उन्होंने कहा कि अगर हम चीन, रूस, अमेरिका बनने का प्रयास करेंगे तो वो नकल करना होगा। भागवत ने कहा कि ऐसा करने पर लोग तमाशा देखने जरूर आएंगे, लेकिन वो भारत का विकास नहीं होगा। भारत के इतिहास और उसके धन व रण गौरव को लगातार गलत बताने वालों लोगों पर विश्वास करना गलती थी। विकास के दीर्घकालिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए भूगोल की जानकारी व इतिहास पर गर्व करना जरूरी है। मोहन भागवत ने कनेक्टिंग विद द महाभारत पुस्तक का सोमवार को विमोचन करते हुए ये बात कही और उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने प्रयास किए कि हम अपने देश को, अपने इतिहास को भूल जाएं। वो हमें बता रहे थे कि हमारे इतिहास में कुछ नहीं है, कोई धन गौरव, रण गौरव नहीं है। वो हमारे ग्रंथों को गलत बता रहे थे। ऐसे लोग इस तरह की बातें इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें स्वार्थ साधना था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह के सीमांचल दौरे पर विजय सिन्हा ने किया बड़ा खुलासा, बताया केंद्र की बड़ी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, सीमांचल के पूर्णिया में 23 सितंबर को अमित शाह की रैली है और 24 सितंबर को किशनगंज में बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सीमांचल को ही क्यों चुना गया, इसके लिए क्या कोई बड़ी प्लानिंग है। इसको लेकर मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सीमांचल को लेकर केंद्र सरकार बड़ा निर्णय लेगी और बड़ी तैयारी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जूडो कराटे ट्रेनिंग सेंटर में चलाए जा रहे थे आतंकी प्रशिक्षण कैंप, इन राज्यों में फैला था जाल, एनआईए ने कर दिया बड़ा खुलासा। जहां दोस्तों, देश में आतंकी प्रशिक्षण देने के लिए जूडो कराटे ट्रेनिंग सेंटर्स का सहारा लिया जा रहा है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत देश के अलग अलग कुछ राज्यों में इसी तरीके के ट्रेनिंग सेंटरों में आतंकी प्रशिक्षण शिविरों का संचालन हो रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े जांच एजेंसियों के मुताबिक ये प्रशिक्षण शिविर सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों से लेकर दक्षिण में केरल समेत उत्तर भारत के राज्यों में भी आतंकियों के स्लीपर सेल के माध्यम से युवाओं को गुमराह कर आतंकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दोस्तों बीजेपी ने लहराया जीत का परचम, सहकारी समिति के चुनाव में टीएमसी का हुआ सफाया। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में जीत का परचम लहराया है। रविवार को हुए पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के नंदीग्राम में सहकारी समिति के चुनाव में जीत दर्ज की है। और बता दें कि ये विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी का निर्वाचन क्षेत्र है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी का मिशन बिहार तैयार, लालू वाले दांव से ही महागठबंधन को चुनौती देंगे अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार पर बीजेपी के हमले तेज होते जा रहे हैं। बिहार में कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार समेत अलग अलग मुद्दों पर पार्टी सरकार को घेर रही है और अब पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद बीजेपी के मिशन बिहार को धार देने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। अमित शाह आगामी 23 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। वो पूर्णिया और किशनगंज जिलों का दौरा करेंगे और 23 सितंबर को शाह पूर्णिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें प्रदेश की सत्ताधारी जेडीयू आरजेडी पर सीधा अटैक करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने की तस्करी की कोशिश नाकाम, हेरोइन ले जा रहे ड्रोन को मार गिराया। जी दोस्तों, भारत के बीएसएफ जवान ने एक बार फिर से सीमा पर से तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है और पंजाब के अमृतसर की भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक धानवकला नाम के गांव में ड्रोन की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। इसके बाद सीमा सुरक्षा बल ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे कई गांव में तलाशी अभियान चलाया। अभियान सोमवार तड़के 3:30 बजे के लगभग एक संदिग्ध ड्रोन को मार गिराने के बाद पूरा हुआ और इस दौरान बीएसएफ ने 3 पैकेट हेरोइन, 1 पिस्टल, 1 मैगजीन और 8 राउंड फायर जब्त किया। दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी सफलता बीएसएफ को मिली है। बॉर्डर पार से तस्करी को रोकने में ये बड़ा कदम बीएसएफ ने उठाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश के यूपी में चुनाव लड़ने पर बीजेपी का तंज, विधानसभा चुनाव जीतकर दिखाएंगे तो देंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने नीतीश कुमार पर तंज किया है और कहा है कि वो लोकसभा चुनाव तो दूर, विधानसभा चुनाव जीतकर दिखा दे तो भारत सरकार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देगी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि जो आदमी बिहार में 17 साल में एक भी चुनाव नहीं लड़ा, वो अब यूपी में चुनाव लड़ने आ रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यूपी में तो नीतीश कुमार की जमानत भी जब्त हो जाएगी। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह रविवार को उन्होंने कहा कि फूलपुर, अंबेडकर नगर और मिर्जापुर की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ें और आगे उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार और अखिलेश यादव अगर मिलकर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी जहां 65 सीटों पर है वहां 20 सीटों पर ही पहुंच जाएगी। ललन सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि नीतीश कुमार अगर यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपनी गलती को छुपाने के लिए जाति धर्म को जोड़कर बिहार के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। बिहार की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी में चुनाव लड़ने के बाद नीतीश कुमार की जमानत हो जाएगी जब्त? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जोश, जज्बे और जुनून के साथ युवा बनेंगे अग्निवीर, आगरा में सेना भर्ती शुरू। जी हाँ दोस्तों, जोश, जज्बा और जुनून के साथ युवाओं का मेला लगने लगा है। आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज में मंगलवार से अग्निवीर सेना भर्ती शुरू होने जा रही है और इसके लिए सोमवार से ही ललितपुर, हाथरस के युवा आने शुरू हो गए हैं। भर्ती स्थल पर पुलिस और पीएससी की उचित व्यवस्था की गई है। आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने कट को बंद कर दिया गया है और 2 किलोमीटर तक वाहनों को एक ही लाइन से निकाला जाएगा। भारी वाहनों का डाइवर्जन किया जा रहा है। कॉलेज के मैदान के बाहर बल्लियां लगाई गई हैं जिसमें भर्ती में आने वाले युवाओं को चेकिंग के बाद भेज दिया जाएगा। बाहर चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं जिससे किसी भी तरह के फर्जी अभ्यर्थी अंदर प्रवेश न कर सकें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 11 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन। अब श्रद्धालुओं को मिलेगी ये सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कॉरिडोर का विजिट करने के बाद मीडिया से चर्चा के दौरान पीएम के दौरे की जानकारी दी। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो गया है और इसका उद्घाटन पूर्व में होना था, लेकिन नगर निकाय चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसके कारण यह उद्घाटन टल गया था। एक बार फिर उद्घाटन की तारीख तय हो गई है और अब 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में प्रथम चरणों के कार्यों का उद्घाटन करेंगे। महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत पूरे परिसर को 10 गुना ज्यादा बड़ा बना दिया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे परिसर का दौरा किया और अधूरे कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए और उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम चरण के कार्यों का उद्घाटन करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जेपी नड्डा मंगलवार को गुजरात आएंगे और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। जी हां दोस्तों, गुजरात में मंगलवार और बुधवार को जेपी नड्डा गुजरात दौरे पर रहेंगे और इस दौरान जेपी नड्डा गुजरात में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार और बुधवार यानी 20 और 21 सितंबर 2022 को 2 दिवसीय प्रवास पर गुजरात में रहेंगे और इस दौरान जेपी नड्डा कई सार्वजनिक और संगठनात्मक बैठकों में भाग लेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार की कोशिशों को लगा झटका। शिवपाल की पार्टी बोली हम नहीं करेंगे समर्थन और बताई ये वजह है। जी हां दोस्तों, प्रयागराज की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की नीतीश के संभावित चुनावी दांव को झटका लगा है और दोस्तों शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार का समर्थन नहीं करेंगे। दरअसल नीतीश के अखिलेश यादव से समझौते करने की वजह से शिवपाल यादव की पार्टी उनसे दूरी बनाएगी। पार्टी के प्रदेश महामंत्री और प्रवक्ता पूर्व मंत्री लल्लन राय ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि हमें नीतीश के नाम से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार यूपी में अखिलेश यादव के साथ समझौता करने की तैयारी में है और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से समझौते की वजह से प्रगतिशील समाज पार्टी नीतीश कुमार को चुनाव में समर्थन नहीं देगी। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल माध्यम से करेंगे महापौर सम्मेलन का उद्घाटन। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होने वाली 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगे और भाजपा के एक नेता ने सोमवार को ये जानकारी दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। आयोग ने की समीक्षा और इन मुद्दों पर हो गई बात। जी हां दोस्तों, निर्वाचन आयोग के एक दल ने गुजरात के अपने 3 दिवसीय दौरे में राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव के वास्ते स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई बैठकें की। बीजेपी शासित गुजरात में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त 9 वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने 16 से 18 सितंबर के बीच अहमदाबाद का दौरा किया और गुजरात में आगामी चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की। निर्वाचन आयोग की टीम ने 17 और 18 सितंबर को गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती के साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों, आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की उपस्थिति में चुनावी तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। विज्ञप्ति के अनुसार उन्होंने मतदाता सूची और विशेष सारांश संशोधन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं, जनशक्ति, परिवहन, कानून और व्यवस्था, सुरक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और इसमें कहा गया है कि नोडल अधिकारियों और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें आयकर, उत्पाद शुल्क, भारतीय रिजर्व बैंक, राजस्व खुफिया विभाग, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो आदि एजेंसियां शामिल